हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। तो आज के इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू कंप्लीट चैप्टर नंबर 53, दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नाउ दिस पर्टिकुलर वीडियो इज इन द सीरीज ऑफ रैपिड रिवीजन कोर्स जो हम प्रीलिम्स 2024 के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिकॉज आर्टिकल 76 के अंदर ये मेंशन्ड है कि एक पोस्ट होगी जिसका नाम होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये भारत का सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होगा। लॉ ऑफिसर का सीधा सा मतलब ये है कि ये इंडियन गवर्नमेंट का लॉयर है। मतलब किसी भी केस में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पार्टी है तो वहां पर इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कौन करेगा? दैट विल बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑलराइट, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और इसको अपॉइंट करने के लिए एक प्रॉपर एलिजिबिलिटी कंडीशन है। इसका मतलब है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वही पर्सन बन सकता है जो कि क्वालिफाइड है टू बिकम द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब जो पर्सन सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है वही पर्सन आगे जाकर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकता है। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज तो ये कि वो इंडियन सिटीजन होनी चाहिए। सेकंड, वो पास्ट में किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल के लिए जज होने चाहिए। हाई कोर्ट में 5 साल जज, ठीक है। या फिर इसके अलावा किसी हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक वो एडवोकेट यानी कि लॉयर यानी कि वकील होने चाहिए, ठीक है। या फिर प्रेसिडेंट की नजरों में अगर वो एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट है तो भी वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। वंस अगेन देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के 4 कंडीशंस होते हैं। पहला होता है इंडियन सिटीजन होने चाहिए। सेकंड, किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक वो जज की तरह अपॉइंटेड होने चाहिए। या फिर किसी हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक वो एक एडवोकेट की तरह प्रैक्टिस किए होने चाहिए। या फिर एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो। इन 4 कंडीशंस को अगर सही तरीके से फॉलो किया जाए तभी एक पर्सन सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। सेम कंडीशंस यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए भी है। मतलब ये चारों कंडीशंस में से पहला कंडीशन तो फुलफिल होना चाहिए, और अगले 3 कंडीशन में से कोई एक अगर कंडीशन फुलफिल हो गई तो ऑटोमेटिकली वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नाउ टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें तो उनका टर्म जो है वो फिक्स नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी तरीके का प्रोसीजर मेंशन नहीं किया गया है किस तरीके से अटॉर्नी जनरल को रिमूव किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज देखो, यहाँ पर हमने देखा उसको अपॉइंट तो करते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, बट कितने टाइम के लिए अपॉइंट किया जाता है ये मेंशन नहीं है। कैसे उसको निकाला जाना है ये भी मेंशन नहीं है। तो अगर ये मेंशन नहीं है कि कितने टाइम के लिए उनको अपॉइंट किया गया है तो बहुत ही सीधी सी बात है कि he'll होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। बिकॉज उनको अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। उनको निकाल कौन सकता है? प्रेसिडेंट ही निकाल सकता है, और कभी भी निकाल सकता है। मतलब जब तक प्रेसिडेंट का मन है तब तक वो पर्सन अटॉर्नी जनरल रहेगा। जैसे ही प्रेसिडेंट को सही नहीं लगा तो वो उस पर्सन को हटा करके चेंज कर सकते हैं। मतलब कि ही कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, किसी भी समय उनको निकाला जा सकता है। साथ ही साथ वो खुद भी अपने पोस्ट से रिजाइन कर सकते हैं, बट उसके लिए उनको एक रेजिग्नेशन लेटर लिखना होगा प्रेसिडेंट को। साथ ही साथ अगर जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, ध्यान रखिएगा, जो भी गवर्नमेंट अभी पावर में है यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, अगर किसी कारणवश काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ जाए या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है अपनी पावर से हट जाए तो ऑटोमेटिकली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी पावर से हट जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को एडवाइस करके उस अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करवाती है। तो अगर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही नहीं रही तो ऑटोमेटिकली अटॉर्नी जनरल भी नहीं रहेगा। आई होप यहां तक आप समझ चुके हैं। इसके अलावा देखिए, जो अटॉर्नी जनरल की सैलरीज, पेंशंस, ये सब चीजें होती है, अलाउंसेस होते हैं, यानी कि जो रेम्यूनरेशन होता है, मॉनेटरी बेनिफिट जो होते हैं, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेनिफिट वो मेंशन नहीं है। अदर इसको कौन डिसाइड करता है? इसको डिसाइड किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जब उनको अपॉइंट किया जाता है उसी समय में। अगर हम उनके ड्यूटीज की बात करें, सबसे पहली चीज तो देखो, हमने ऑलरेडी देखा है ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, मतलब वो भारत के चीफ लॉ ऑफिसर है। तो उनका क्या क्या मेन ड्यूटीज है? सबसे पहली ड्यूटी उनकी ये है कि उनको एडवाइस करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। किस मैटर में? किसी भी टाइप के लीगल मैटर में अगर प्रेसिडेंट उनसे हेल्प मांगे तो। मतलब कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से, मतलब जो अटॉर्नी जनरल है, अगर उनसे किसी भी केस में अगर हेल्प मांगते हैं, एडवाइस मांगते हैं, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को एडवाइस देना होगा, पहली चीज तो। सेकंड, अगर प्रेसिडेंट कोई भी और लीगल काम सौंपते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का तो अटॉर्नी जनरल को वो सारे काम भी करने होंगे। तीसरी चीज, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी ऐसा काम अटॉर्नी जनरल के लिए लिखा गया है तो वो भी इसको करना होगा। और साथ ही साथ अगर किसी और लॉ बना करके पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट के द्वारा कोई और लॉ असाइन किया जाता है, कोई और फंक्शन असाइन किया जाता है अटॉर्नी जनरल को, तो वो काम भी उन्हें करना होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गया आप? तो ये तो 3 हो गई मेन ड्यूटीज। अब समझते हैं फंक्शंस क्या क्या है। पहला हम समझ गया फंक्शंस इनके, कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ने ही जो अटॉर्नी जनरल है उसके ड्यूटीज एंड फंक्शंस को डिसाइड किया हुआ है। पहला फंक्शन उसका ये है, पहला ड्यूटी यानी कि फंक्शन ये है कि जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी केस में फंसेगी, मतलब कोई भी ऐसा कोर्ट केस है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पार्टी है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाकर रिप्रेजेंट करना है, तो भारतीय सरकार को रिप्रेजेंट कौन करेगा? इट विल बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।
मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बदले में जो केस लड़ता है, जो लॉयर होता है, उसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, तो देखो भले ही सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, दोनों ही केसेस में अगर इंडियन गवर्नमेंट का जो भी केस लड़ेगा दैट विल बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा मान लो प्रेसिडेंट ने किसी पर्टिकुलर केस के अंदर, भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर इन्वॉल्व नहीं है, उसके बावजूद अगर प्रेसिडेंट बोलेंगे तब भी जाकर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वहां पर इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भले ही इंडियन गवर्नमेंट का केस हो या फिर ना हो, दोनों ही केसेस में अगर प्रेसिडेंट बोलते हैं तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जाकर के इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड चीज, किसी भी हाई कोर्ट में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आकर वहां पर एक पार्टी की तरह जाना है, तो वहां पर इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कौन करेगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करेंगे। सिंपल वर्ड्स में बोले कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, दोनों ही केसेस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको कौन रिप्रेजेंट करता है इंडिया की तरफ से? इट विल बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम अटॉर्नी जनरल के कुछ राइट्स और लिमिटेशंस को समझते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, उसके कुछ राइट्स हैं। सबसे पहला द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट इज कि भारत के किसी भी कोर्ट में, भले ही वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या फिर कोई लोअर कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट में जाकर के बैठ सकता है जो कि भारत के अंदर है। मतलब इंडियन टेरिटरी के अंदर कोई भी कोर्ट है तो वहां जाकर वो अटॉर्नी जनरल बैठ सकता है, वहां पे बातें सुन सकता है, वहां पर प्रॉपरली कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक है, पहला काम उसका वो हो गया। दूसरा, मान लेते हैं लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, मतलब कि सिंपल वर्ड्स में दोनों ही हाउसेस है पार्लियामेंट की, दोनों ही हाउसेस में कहीं पर भी वो जा सकते हैं, उनके प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहां पर कुछ बोल भी सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर उस पर्टिकुलर पार्लियामेंट में कोई कमेटी बनाई जाती है तो उस कमेटी के अंदर भी जाकर बैठ सकते हैं, अगर ज्वाइंट सिटिंग होती है तो ज्वाइंट सिटिंग के अंदर भी जाकर बैठ सकते हैं। सिर्फ उनके पास एक चीज नहीं होगा, वो है राइट टू वोट। राइट टू वोट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नहीं मिलता है, बट इसके अलावा बाकी सारी चीजें मिलती है, जैसे कि राइट टू स्पीक, मतलब वहां पार्लियामेंट में जाकर कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, यानी कि अगर वो इसके अलावा अगर वो प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ज्वाइंट सिटिंग में बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं, किसी कमिटीज में पार्टिसिपेट करना चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो वोट नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर कमिटी के अंदर, बाकी सब कुछ वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक एमपी को जो चीजें, जो राइट्स, प्रिविलेजेस, राइट, ये सब चीजें मिलती हैं, वो सारी चीजें एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी मतलब मिलती हैं। ध्यान रखना है, सारी प्रिविलेजेस, सारी इम्यूनिटी जो कि एक एमपी को मिल रही है, वो सारी चीजें यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी मिलती है। ऑलराइट, इसके अलावा कुछ लिमिटेशंस भी इम्पोज की गई हैं अटॉर्नी जनरल के पोस्ट पे। सबसे पहला जो लिमिटेशन है वो ये है कि वो इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एडवाइस दे नहीं सकता। बहुत ही सिंपल सी बात है, बिकॉज वो इंडियन गवर्नमेंट का लॉयर है, तो इंडियन गवर्नमेंट का लॉयर होकर वो इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट कैसे एडवाइस दे सकते हैं? राइट, तो पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये बोलता है, मान लो कि अगर जो अटॉर्नी जनरल है वो किसी प्राइवेट पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टी मतलब प्राइवेट पार्टी, मतलब जो कि गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलावा किसी और पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस पार्टी को रिप्रेजेंट करते समय वो इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेगा। ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट उसने कुछ बोलना स्टार्ट कर दिया, ये भी वो नहीं कर सकता। तीसरा, मान लो कोई पर्सन है जिसने कोई क्रिमिनल इशू किया है, मतलब कोई क्रिमिनल केस उसके ऊपर है जिसके कारण उसको जेल हुई है, और जब उसकी प्रोसीडिंग चल रही है तो उस क्रिमिनल पर्सन को, मतलब उस अक्यूज पर्सन को जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, उसको डिफेंड नहीं कर सकता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जब तक इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन ना मिल जाए। तो हाँ, अगर इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन ले लेता है उसके बाद वो उसको डिफेंड कर सकता है, पर ध्यान रखिएगा जब तक वो परमिशन नहीं मिलती है तब तक वो उसको डिफेंड नहीं कर सकता। नेक्स्ट, मान लेते हैं कोई कंपनी है या फिर कोई कॉर्पोरेशन है जो कि उस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को बेसिकली मान लेते हैं वहां का डायरेक्टर बनाना चाहती है, तो वो पर्टिकुलर पर्सन जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो इसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो क्लॉज होता है ना, उस पर्टिकुलर क्लॉज के अंदर एक्सेप्ट नहीं कर सकता जब तक कि इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन ना हो। इंडियन गवर्नमेंट के वंस अगेन उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद जाकर ये वो चीज कर सकता है। अब देखिए, एक और इंपॉर्टेंट चीज यह है कि मान लो कोई भी मिनिस्ट्री है या फिर कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वो अटॉर्नी जनरल को बुला करके पूछता है, कोई पर्टिकुलर चीज एडवाइस लेना चाहता है, तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है डायरेक्टली मना कर सकती है। मतलब कि सिंपल वर्ड्स में इंडिपेंडेंट बेसिस पे, मतलब अलग से जाकर के किसी मिनिस्ट्री को या किसी डिपार्टमेंट को अटॉर्नी जनरल जो है एडवाइस नहीं दे सकता है। सिंपल वर्ड्स में, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई भी एडवाइस चाहिए, यानी कि प्रेसिडेंट को कोई भी एडवाइस चाहिए अटॉर्नी जनरल से, तो वो उसको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के थ्रू ही मांगना पड़ेगा। मतलब कि गवर्नमेंट क्या करेगी, सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को बोलेगी कि इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर हमें कुछ सजेशन चाहिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, तब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है एक प्रॉपर मेमोरेंडम इशू करेगा जिसके थ्रू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जाएगा और उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर एडवाइस मतलब देगा, उसको गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगा। सो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी मिनिस्ट्री जब चाहे तब बुला ले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को और बैठा करके उसे डिस्कस करना स्टार्ट कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक प्रॉपर जो रास्ता है वही फॉलो करना पड़ेगा, एंड दैट पर्टिकुलर रास्ता हैज टू गो थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ऑलराइट,
इसके अलावा एक चीज ध्यान रखना है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो फुल टाइम काउंसिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि वो दिन भर सिर्फ गवर्नमेंट काम करेगा, अपने खुद के काम नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। दादा साथ ही साथ वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट भी नहीं माना जाता है, ध्यान रखिएगा। भले ही वो गवर्नमेंट के एग्जेक्टिव लिस्ट में आता है, बट इसके बावजूद जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट, ही इज नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट। साथ ही साथ ही इज नॉट डिबार्ड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि एक बार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन गया तो उसके बाद वो कोई प्राइवेट काम नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, राइट। वो प्राइवेट काम भी कर सकता है जब उसके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम ना हो तो। ऑलरेडी इसके अलावा कुछ और पोस्ट होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसमें हमने देखा ना आर्टिकल 76 के अंदर प्रॉपर्ली मेंशन्ड है कि एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हुआ करेगा। बट इसके साथ साथ में ये भी मेंशन्ड है कि दो बॉडीज और होंगी, एक का नाम होगा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एक का नाम होगा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। और ये जो दोनों ही बॉडीज हैं, ये बेसिकली अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करती हैं, मतलब उसका साथ देती है। ऑलरेडी ध्यान रखने वाली बात यह है कि आर्टिकल 76 के अंदर ये साफ साफ मेंशन है कि सिर्फ अटॉर्नी जनरल की बनने की बात की गई है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को बोला गया है कि वो बन सकता है भारत के अंदर, बट अटॉर्नी जनरल के अलावा जो बाकी पोस्ट है, जैसे कि यहाँ पर जैसे सॉलिसिटर जनरल है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, इन सब के अपॉइंटमेंट की कोई भी बात आर्टिकल 76 में या फिर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में नहीं की गई है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और वहां पे ऑप्शन नंबर ए है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो आंसर होगा ओनली ए, कि दोनों चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ आ रही है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो अटॉर्नी जनरल होता है वो सेंट्रल कैबिनेट का मेंबर भी नहीं होता है, सेंट्रल कैबिनेट का मेंबर नहीं होगा। सिंपल वर्ड में बोले तो ऐसा नहीं है कि उसको किसी मिनिस्टर का दर्जा दिया जाएगा, नहीं। रादर अगर हम कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट में आप जानते हैं कि एक अलग से लॉ मिनिस्टर होता है जो कि लीगल मैटर्स का ध्यान रखता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जितने भी लीगल मैटर्स वगैरह होते हैं उन सबका ध्यान रखता है। तो कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है सिंपल वर्ड्स में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मतलब और सब सिंपल शब्दों में कहे तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का लॉयर है। और एक गवर्नमेंट का ऐसा लॉयर है जो कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है या फिर कोई भी अलग प्लेटफॉर्म हो, वहां पे अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करना है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही भारत को जाकर रिप्रेजेंट करता है एज अ प्रॉपर लॉयर। ऑलराइट, इसके अलावा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया आर्टिकल 76 के अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मेंशन्ड है, ये चीज हमें मालूम होनी चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूं ये पर्टिकुलर टॉपिक जो था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये चीज आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई है एंड यू आर डूइंग योर रिवीजन वेरी वेरी नाइसली एंड वेरी वेरी फास्ट। ठीक है, ट्राई टू कीप अप द पेस, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चीजों को फिनिश करना है आपको, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको सिलेबस को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, टेस्ट वगैरह देने हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल द वीडियोस दैट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग फॉर यू। अगर आपको ये पसंद आ रही है तो प्लीज डू अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।